I welcome you all to learn Karo classes. I am Riddhi, your commerce educator. आज हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमने यहाँ पर सीख लिया कि फाइनेंस को मैनेज करना है तो कैसे करना है और क्या क्या डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं फाइनेंस को मैनेज करने के लिए। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और हमारा एक प्यारा सा न्यूमेरिकल जो बिजनेस स्टडीज में टोटली एक न्यूमेरिकल है वो क्या है और उसका कंसेप्ट क्या है, आज साथ के साथ हम देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की बातें विद फाइनेंशियल प्लानिंग। तो देखो जी, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब हम जानते हैं कि क्या है, ठीक है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू। तो फाइनेंस को प्लान करना कि कब जब हमें फाइनेंस की जरूरत पड़े तब हमारे पास फाइनेंस कैसे अवेल होगा, और पहले से उस फाइनेंस को तैयार करके रखना। जब हमें समझ आ गया कि फ्यूचर में ये कंडीशन होने वाली है तो हम पहले से प्लान करके रखेंगे कि इस फाइनेंस को कैसे, कहां से, कब लाना है। ठीक है जी, चलिए। फाइनेंशियल प्लानिंग रेफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ प्लान टू इंश्योर द एडिक्वेसी ऑफ फंड्स at the time of requirement. In case the funds are not available at the time of, company will not be able to fulfill its activities. जो भी काम कंपनी करना चाहती है, जहां भी इन्वेस्ट करना चाहती है, उन चीजों को समझकर फाइनेंस को तैयार करना इज नोन एज फाइनेंशियल प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग करने का? टू इंश्योर दैट द फंड्स आर अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नीड। जब हमें जरूरत पड़े तब हमारे पास पैसों का अरेंजमेंट हो, फाइनेंस का अरेंजमेंट हो। To check the firm needed not unnecessarily raise resources, firm के resources waste ना हो। Importance क्या होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की? फोरकास्टिंग। अब देखो जी, प्लानिंग में भी हम क्या करते थे? फ्यूचर फोरकास्टिंग करते थे, फ्यूचर अजम्पशंस करते थे कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। और जब हमें ये पता चल जाता था कि हाँ ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है या फिर ये चीजें अराइज हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हम पैसे को, फाइनेंस को अरेंज करके रखेंगे। ठीक है जी, चलिए। प्रिपेयर्स फॉर अनसर्टेनिटी, सेम बात है। अगर कोई प्रॉब्लम्स अराइज होने वाली है, अगर हमें अनसर्टेनिटी का आइडिया हो जाता है तो उसके लिए भी हम कैश को अरेंज कर लेंगे। साथ के साथ कोऑर्डिनेशन भी बनाता है, एक बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करता है। बिल्डिंग लिंक्स भी हम पहले से ही बिल्ड कर पाते हैं, यानी कि लोगों से जिनसे हम कैश अरेंज करते हैं या फिर बैंक से एंड अदर लिंक्स। इजी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, और साथ के साथ कंपनी की या फर्म की परफॉर्मेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? जब हम फंड्स को पूरा एक प्लान करते हैं तो एट द एंड हमें पता चल जाता है कि या जो हमने प्लान किया था वैसा ही हुआ, कहीं पे एक्स्ट्रा फंड्स तो नहीं यूज हुए, और फाइनली हमें ये भी पता चल जाता है कि हमने इतने फंड्स लगाए तो हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करके अचीव कितना करा। ठीक है जी, सो फाइनेंशियल प्लानिंग से ये सारी बातें हमें पता चलती है। लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। कैपिटल का मतलब हमें पता है कि टोटल कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्टेड है, कितना पैसा लगा हुआ है। ठीक है जी, तो मान लेते हैं दिस इज योर टोटल कैपिटल। ठीक है, ये मान लो आपका टोटल कैपिटल है। तो यहाँ पर टोटल आपका कितना पैसा, कितने रुपीस, कितना पैसा, कितनी इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगी हुई है। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि इतनी बात हमें समझ आती है कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करी या फिर एक जगह पर कितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी उसमें कुछ कंपनी का अपना होगा और कुछ कंपनी ने उधार लिया होगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इतना पोर्शन कंपनी का डेट है और इतना पोर्शन कंपनी के पास इक्विटी। ठीक है जी, तो टोटल कैपिटल किन चीजों से मिलकर बनी है? कुछ उधार और कुछ कंपनी का अपना। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है। कैपिटल यानी कि जितना टोटल पैसा लगाया है कंपनी ने, और स्ट्रक्चर यानी कि अंदर क्या क्या बातें हैं, डेट और इक्विटी कितना कितना है। ठीक है जी, सो फॉर्मूला क्या बन जाता है? डेट अपॉन इक्विटी इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अब हमें यहाँ पर सीखना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन कैसे लिया जाए, कि कितना डेट लगाया जाए और कितना इक्विटी लगाया जाए। इस पोर्शन को कैसे डिसाइड करना है, उन बातों को, उन डिसीजंस को कैसे लेना है, वो फैक्टर्स अब हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमें एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा, दैट इज योर फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाती है बात फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है जी, चलिए। फाइनेंशियल लेवरेज, तो
फाइनेंशियल लेवरेज का एक्चुअल में मतलब ये है कि कंपनी के पास डेट कितना है टोटल डेट प्लस इक्विटी में, यानी कि जो कंपनी के पास कैपिटल स्ट्रक्चर है टोटल में से डेट कितना है। तो इस चीज को हमें कंसिडर क्यों करना है, क्योंकि एक बात को हमें समझ के चलना पड़ेगा कि डेट जो है ना वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल, क्यों बेनिफिशियल है, कंपनी को प्रॉफिट बना के देता है, साथ के साथ लेस एक्सपेंसिव है, और जितना ज्यादा डेट होगा ना उतनी ज्यादा कंपनी फायदे में रहती है। तभी तो कहीं ना कहीं एक बात मुझे बताओ कि ये डेट को इतना फेमस क्यों करा। डेट, एक तो डेट देखो, एक डेट वर्ड सुनते ही एक बैड सी वाइब आती है, यार कुछ गलत है डेट में, फिर भी डेट को इतना कंसिडर क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि डेट जो है कंपनी को फायदा देता है। कैसे देता है ये समझना है हमें एक क्वेश्चन के साथ। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कंपनी है, ठीक है, जिसके इक्विटी फंड्स, टोटल फंड्स है 30 लाख, ठीक है जी, जिसमें से पहली कंडीशन हम लेंगे जब कोई भी उधार नहीं है, कोई भी डेट नहीं है। दूसरी कंडीशन लेंगे जिसमें डेट 10 लाख है। तीसरी कंडीशन लेंगे हम जिसमें डेट 20 लाख है। यहाँ से हमें समझ आएगा कि जैसे जैसे डेट ज्यादा हो जाएगा ना वैसे वैसे कंपनी का फायदा भी ज्यादा हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, लेट्स कम टू दैट, ठीक है जी। ईबीआईटी का मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, की कंपनी की कितनी अर्निंग्स हुई इंटरेस्ट को देने से पहले और टैक्स को देने से पहले। चलिए लेट्स कम टू दैट। सो यहाँ पर हमारे पास ईबीआईटी निकल कर आता है 4 लाख। तीनों सिचुएशन में ईबीआईटी हमारे पास आता है 4 लाख। पहले की सिचुएशन में क्या हुआ कि हमें इंटरेस्ट नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आपको टैक्स देना, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, पैसा इतना का उतना रहा, टैक्स देना पड़ा हमें 1,20,000 का, और अर्निंग्स आफ्टर टैक्स निकल कर आई 2,80,000, और अर्निंग पर शेयर हमारे पास निकल कर आ गई 0.9। यहाँ से हम प्रॉफिट को कंसिडर करेंगे। अब अगली सिचुएशन में क्या हुआ, अगली सिचुएशन में डेट आ गई। डेट के आने से क्या होगा, डेट पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देते हैं इंटरेस्ट, तो चलिए जी 4 लाख है, ठीक है, हमने कमाया 4 लाख। अब 1 लाख का देना पड़ा इंटरेस्ट, 10 लाख पे 1 लाख का 10% का इंटरेस्ट दिया, ठीक है जी। 3 लाख बच गए, उसके बाद हमें टैक्स देना पड़ा, तो हमारे पास बच गए 2,10,000, और अर्निंग पर शेयर इस कंडीशन में हो जाता है 1.05। अगली कंडीशन में क्या हुआ, 20 लाख का हमने उधार ले लिया, तो 20 लाख के उधार का मतलब है 2 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट एंड 60,000 का क्या हुआ हमारे पास टैक्स चला गया। एंड एट द एंड हमारे पास प्रॉफिट जो हुआ है अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे हमें 1.40 की अर्निंग हुई है। अब मैम ये बात नहीं क्लियर हो रही कि डेट जैसे जैसे ज्यादा होता गया वैसे वैसे अर्निंग पर शेयर बढ़ता गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे डेट बढ़ गया ना वैसे वैसे टैक्स की पेमेंट कम हो गई। देखो टैक्स पहले कितना था 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 था, डेट बढ़ गया 90,000, एंड यहाँ पर और डेट बढ़ गया 60,000। उतना उतना हमें कम टैक्स पे करना पड़ा जितना जितना हमने उधार अपनी कंपनी में बढ़ा दिया। तो ऐसे कंपनी की जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो पाता है क्योंकि कंपनी को टैक्स ज्यादा नहीं देना पड़ता, ठीक है जी, क्लियर है ये बात। तो ये काम कब तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब तक हमें इतना इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, जब तक हमें फायदा ज्यादा हो रहा है और इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, तब तक हम डेट ले पाएंगे। और जिस दिन हमें इंटरेस्ट ज्यादा हो गया और इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कम आ रहा होगा उस दिन ये बात को समझ जाना कि और डेट लगाना अब बेकार है। क्लियर है ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हर बच्चे को बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अभी भी कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि अब हमें कितना डेट लगाना है, कितना इक्विटी लगाना है, कब डेट लगाना है, कब इक्विटी लगाना है, इस बात के डिसीजन को कैसे लिया जाता है, किन फैक्टर्स को कंसिडर करके लेना है, वो बातों को समझते हैं। अगर कैश फ्लो पोजीशन मेरी कंपनी में ज्यादा है, अगर कंपनी में कैश फ्लोइंग रहता है यानी कि रोज कैश का आना जाना होता है, तब मैं क्या करूंगी,
तब तो मैं डिबेंचर्स इशू करूंगी क्योंकि मैं इंटरेस्ट की पेमेंट कर भी पाऊंगी। बट अगर कैश फ्लो स्लो है यानी कि 4 साल बाद कैश फ्लो होगा तो मैं इस टाइम पर इक्विटी ही लगा लूंगी। चलिए, साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज क्या है? अगर स्मॉल साइज है तो कंपनी विल कंसिडर इक्विटी, तो हम डिबेंचर्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, और अगर लार्ज साइज है तो डिबेंचर्स के चक्कर में पड़ सकते। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स अ कंपनी कैन कवर इट इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस, की कंपनी अपने इंटरेस्ट को कितने, अपनी ऑब्लिगेशंस को कितनी जल्दी कवर कर पाती है। अगर जल्दी से इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस कवर कर सकती है तो वी विल गो फॉर डेट, अगर नहीं कर सकती तो वी विल गो फॉर इक्विटी। ठीक है जी। और ऐसा ही हमारे पास आ जाता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हम समझ चुके हैं। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा मिल रहा होगा रिटर्न ऑन इंटरेस्ट से, तो वी विल गो फॉर डिबेंचर्स या फिर डेट, उधार पर जाएंगे हम। और अगर रिटर्न ऑन इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो हम डिबेंचर्स पर नहीं जाएंगे, वी विल गो फॉर इक्विटी। कैसे जी? कैसे जी? ऐसे जी, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% है और 10% है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम डिबेंचर्स पर जाएंगे, उधार को कंसिडर करेंगे। और अगर ऐसा है, उल्टा हो जाता है कि 10% यहाँ पर और हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 15% का, तो हम डेट को कंसिडर नहीं करेंगे इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट इज योर टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो अभी समझ में आ गया, जिस टाइम टैक्स रेट ज्यादा होना डेट बढ़ाते जाओ, टैक्स रेट कम हो जाएगा तो डेट कम करते जाएगी। ठीक, चलिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी पे कितना खर्चा आ रहा है, अगर ज्यादा आ रहा है तो हम इक्विटी पे नहीं जाएंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कि जो खर्चा हमें डेट इक्विटी को इशू करने में लगता है, साथ के साथ और भी तो खर्चे होते हैं ना, कि प्रोस्पेक्टस बनवाओ, साथ के साथ सारे मीडिया में फैलाओ, एडवर्टीजमेंट्स कराओ, अगर जिसमें हमें खर्चा कम पड़ रहा होगा हम उस वाली ऑप्शन को कंसिडर करेंगे। रिस्क कंसिडरेशन, अब कंपनी की कंडीशन क्या है, कितना ज्यादा रिस्क कंपनी ले सकती है, अगर ज्यादा ले सकती है तो वी विल गो फॉर डेट। अगर इस टाइम पर कंपनी कम डेट ले सकती है यानी कि कम रिस्क ले सकती है तो वी विल गो फॉर इक्विटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है कंपनी की, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी कि रूल्स इस टाइम कैसे हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन कैसी है, डिपेंड करेगा कि अगर हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है तो वी विल गो फॉर डिबेंचर्स, और अगर नहीं है तो वी विल गो फॉर इक्विटी। स्टॉक मार्केट कंपटीशन कंडीशन, अगर बूम है तो वी विल गो फॉर इक्विटी, और अगर डिप्रेशन है तो वी विल गो फॉर डिबेंचर डेट। ठीक है जी, बियर मार्केट है तो वी विल गो फॉर डेट। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनीज, कंपनी का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि कंपनी ने पहले कैसे डिसाइड करा, कि अगर कंपनी, कुछ कंपनी डिसाइड करके रखते हैं कि 60% मुझे इक्विटी रखना है, 40% मुझे डेट रखना है, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो कंपनी कहेगी यार अब तो मेरी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है, इससे ज्यादा डेट नहीं, इससे ज्यादा इक्विटी नहीं। तो अगर ऐसी कोई लिमिट्स बनाई गई है तो उस पर भी डिपेंड करेगा कंपनी के डिसीजन में। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारी इंपॉर्टेंट बातें खत्म होती हैं। आई होप सभी को ये सारी बातें बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड अगेन कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को है पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। आज की बातें एंड होती है यहाँ पर। एंड फॉर द लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं लर्न करो का ऑफिशियल ऐप, जिसमें कि आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा और दुनिया के बेस्ट नोट्स भी मिलेंगे। साथ के साथ आप सभी जो है टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारी की सारी अपडेट मिलती रहेंगी। आज का सेशन एंड होता है यहाँ पर, एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट